हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? ठीक है। चलिए हम बढ़ते इतिहास की दुनिया की तरफ। और उसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए 10वीं क्लास में 3 से 4 चैप्टर जो है बहुत बार बार क्वेश्चन पूछता है। यह हो गया, उसके बाद तीसरा लेसन हो गया, उसके बाद चौथा लेसन है भारत में राष्ट्रवाद। मैंने इससे समझिएगा 50% से अधिक क्वेश्चन, मैंने कि इस किताब में 50% से अधिक क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है, जिसको हम बारीकी से समझेंगे। और सबसे पहले मैं अब बताना चाहता हूँ कि अभी समय है, अगर समय पर नहीं समझ लिया तो आगे तो दिक्कत होगा। लेकिन अभी हम लोग क्या, जैसे सिचुएशन जिस प्रकार रहता है उस तरह हम लोग खुश और दुख रहते हैं। काहे हंस रही हो? ऐसे मान लीजिए वो खिलौना बेचता है तो परिस्थिति देखिए, खिलौना एक होता है। अरे बात समझो, खिलौना एगो होता है लेकिन कोई बेच कर उसको खुश रहता है और कोई उसको खरीद कर खुश रहता है, और उसी खिलौना को कोई फोड़ कर खुश रहता है। खिलौना एक एगो है। बात समझ में आया? तो ये परिस्थिति के अनुसार जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे तब तक वहीं रहेंगे लोग। लेकिन कोई भी चीज़, मैंने गुब्बारे के बारे में बताइए, कोई क्या करता है, बेच कर खुश रहता है तो कोई उसको खरीद कर खुश रहता है। हम लोग जाते हैं दुकान में या खिलौना का दुकान पे, तो हम लोग इस भीड़ से जाते हैं कि हम खरीद कर क्या करेंगे, खेलते हैं तो खुश रहते हैं कि नहीं। और कोई बेचता है तो 2 रुपये उसको आता है तो उससे वो खुश रहता है, तो कोई उसको फोड़ कर खुश रहता है। बात समझ में आया? इसी के साथ सिचुएशन के अनुसार आप लोग बदलने का प्रयास कीजिए। इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास किताब है, और इतिहास में आप लोग को बताया गया है। सबसे पहले समझिए कि मैंने इसमें आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, और साफ शून्य से समझिए 100 तक। इतिहास 2 चीज़ों से मिलकर बना है। क्या क्या? इतिहास। इति का मतलब होता है ऐसा अवश्य ही, माने इति का मतलब ऐसा अवश्य ही। हास्य का मतलब क्या होता है? हुआ होगा। यही हमको इतिहास दर्शाता है कि कोई भी पीछे जो घटना हुआ होगा वो निश्चित है हुआ होगा, जिसके बारे में आज हम लोग उसके बारे में जानते हैं। इसमें आप किताब की तरफ बढ़ते हैं। किताब में है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रवाद होता क्या है? यूरोप एक क्या है, देश है कि महादेश है? महादेश। यूरोप एक महादेश है। उसमें बहुत छोटे बड़े देश के बारे में दिया है, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। और उसमें सबसे पहले राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, किसे कहते हैं? माने किसी देश का विकास करना राष्ट्रवाद कहलाता है, या किसी देश के प्रति अपने शरीर को समर्पित करना राष्ट्रवाद कहलाता है। या अपने देश के बारे में हम लोग उन्नति के बारे में सोचे समझे। समझ में आ रहा है? मैंने अपने देश के मैंने जिस प्रकार भी अगर समस्या उसमें अगर हम लोग अहम भूमिका निभाते हैं, वो अभी एक प्रकार की क्या है, राष्ट्रवाद की भावना ही है। तो ये यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, यह है यूरोप में राष्ट्रवाद। जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना है वह कौन शताब्दी से उभरने लगा? 1789 ईस्वी के बाद। तो कौन शताब्दी है? माने 17 के बाद 18वीं शताब्दी। चलिए इसमें किताब की तरफ से कुछ बताया जा रहा है। ऐसे इसमें 1789 19वीं शताब्दी मान लीजिए, लगभग मैंने 18वीं के बाद। इसमें सबसे पहले तुम लोगों को किसके बारे में बताया गया था? लुई सोलावा। लुई सोलावा जो है वो कैसा व्यक्ति था, इसके बारे में बताए थे। जो लुई सोलावा था वो बहुत कट्टर निरकुशवादी शासक था। वह जानता वो कुछ पूछता ही नहीं था। समझ में आया?
जनता को नहीं बुझने के कारण जनता भी बाद में आक्रोश में आया। मान लीजिए हम राज चला रहे हैं, हमसे अगर जनता खुश नहीं है तो अगर मान लीजिए उसमें शोषण करेगा लोग, कुछ न कुछ बोलने वाला निश्चित है कि होगा ही होगा। जैसे हमारे बिहार में ही है, ऐसे बिहार को तो हम मैंने समझिए कि क्या करें, मैंने बिहार में सबसे ज़्यादा समझिए कि भ्रष्टाचार हो रहा है और उसमें जो आवाज़ उठा रहा है उसे कोई बात का वैल्यू नहीं है। सुधार कोई हो रहा है? कोई सुधार नहीं हो रहा है। लुइस अलावा उस समय राज्य मैंने अपना देश चला रहा था और लुइस अलावा कहाँ का रहने वाला था? यूरोप के। यूरोप तो आपका महादेश ना हो गया। नहीं बताइए। फ्रांस बताए नहीं, यूरोप जो है लुइस अलावा जो है फ्रांस का रहने वाला था और समझिए कि वो एक साफ कट्टर और घोर निरंकुशवादी शासक था। मैंने बाद में धीरे धीरे हुआ क्या, इसी के राज में वो रहता था, मैंने सिपाही के रूप में रहता था कौन? नेपोलियन। यह जो है सिपाही के रूप में हुआ करता था। तो लुइस अलावा को बाद में लोग ने माने इनको अत्याचार के बाद इनको क्या किया लोग? हटाया ना, इनको मार दिया लोग। तो मैंने ऐसा बताए थे करके गिलोटीन माने गिलोटीन एगो बनाया लो, जिस तरह कुआं रहता है ऊपर रहता है ऐसे पानी निकालने वाला, मैंने यहाँ पे इसको मैंने जितना खींचिए रस्सी से पानी निकलेगा, उसी प्रकार बना दिया था लोग पारजा लोग। और उसमें पहले से भी लोगों को मैंने जो भी अत्याचार करता था उसको मार दिया जाता था। उसी प्रकार लुइस अलावा को क्या किया लो बाद में? गिलोटीन में ले जा करके क्या किया लो, यहाँ पे वो रहता है मैंने इसी में मूड़ी डाल दिया, मैंने डाल जैसे डाला लो, उसके बाद यहाँ से उधार जैसा मैंने फावड़ा रहता है, रस्सी घींच दिया जाता है, नीचे आ गया, हमें मूड़ी लगा हुआ है, पट के अलग है, गेट अलग है, शरीर अलग है, अलग अलग हो गया, निकल गई शरीर से। हाँ, तो लुइस अलावा कौन? इसी प्रकार हुआ। उसके बाद तो यह दिन कौन था जिस दिन लुइस अलावा को गिलोटीन नामक से उसको जब खत्म किया गया, वो कौन दिन था? मैंने किस दिन उनको तो फ्रांसीसी क्रांति, वह दिन कौन था? 1789 ईस्वी में उनको मारा गया। अब देखिए उसी में थे कौन? सिपाही के रूप में नेपोलियन। अब नेपोलियन साहब माने अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, वह सिपाही ही थे। सिपाही के चलते अभी मैंने लोगों से बोलवा रहे थे तो यह कोई बात इस पर असर नहीं कर रहा था। ये कह रहा था हम लुइस अलावा मैंने इन्हीं का मैंने सेनापति अभी था, तो ये भी कह रहा था कि हाँ घोर तो अत्याचार हो रहा है, सुधारने का प्रयास कीजिए, लोगों से भी कहवाता था। लेकिन इनको हो गया घमंड कि हम तो अपने आप में क्या है, बहुत बड़े मास्टर साहब हैं, हमको कोई मारने वाला है ही नहीं, हम ऐसा ही लोगों पर अत्याचार करेंगे, गलती चलाएंगे तो हर चीज़ का अंत होता है कि नहीं? निश्चित है, आप गलती कीजिए तो अंत होना ही होना है। तो बाद में नेपोलियन साहब ने देखते देखते गया तो लोग इनको अच्छा कहता था लोग। अब इनका जैसे मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद नेपोलियन ने क्या सोचा, हाँ अभी कहा कि अब चल हम भी अपना किस्मत संभाल लें। तो ये राजनीति में कब घुसा? लिखाए होंगे 1789 के बाद यह सोचने का प्रयास किया और का धीरे धीरे मैंने लोगों से प्रभावित होकर और लोगों के बीच में अपना राय रखकर 1804 ईस्वी में क्या किया? लागू कर लिया। काफी लागू कर दिया, अपना सम्राट संभाल लिए। हाँ अपना सम्राट संभाल लिए। और नेपोलियन साहब जो थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुधार किए। पहले जो है लुइस अलावा जो था लोगों पर जो कर लाता था उसको हटा दिए। यातायात के साधन में जो समस्या आ रहा था उसको क्या किए, मैंने ये सब हटाने का प्रयास किए। लोग किसान मजदूर पर जो कर लदा गया था, मैंने जो
बहुत ज़्यादा लदा किया था, वो कर को ही क्या किए, हटा दिए। हटाए। नेपोलियन साहब ने हटाने का प्रयास किए और धीरे धीरे मैंने हर देश उसी प्रकार था। जितना है एगो महादेश हो गया, इसके अंदर में जितना देश था सब देश को क्या कर सोचा कि हम मैंने सब किसी को सुधारने का प्रयास करें, अच्छा काम करेंगे तो जितना प्रजा लोग है क्या करेगा, साथ देगा। तो प्रजा कब साथ देगा, मान लीजिए राजा उस प्रकार रहेगा तब ना। हाँ अब राजा उस तरह नहीं हो तो प्रजा साथ देगा। तो जिस प्रकार लुइस ओलावा फ्रांस में अपना राज्य सम्राट संभाल रहा था, उसी प्रकार हमारे इसके मैंने समझिए हर एक देश में उसी प्रकार हो रहा था। आपका ऑस्ट्रिया हो गया या और भी देश हो गया, जो भी राज कर रहा था सब उसी प्रकार मैंने अत्याचार कर रहा था लोग। तो नेपोलियन ने सबसे पहले क्या किया, छोटे छोटे राज्यों पर अपना कब्जा किया। नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा किया। उसके बाद मैंने नेपोलियन साहब ने यह भी देखे कि मान लीजिए यही कोई राज हो गया या मैंने देश हो गया, कोई देश हो गया और देश के अंदर छोटा छोटा क्या है, राज है स्थित है, छोटा छोटा राज स्थित है। हर एक राज्य का अलग अलग झंडा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक राज्य का अलग अलग है झंडा। मान लीजिए दोसर हो गया, ये अपने झंडा लेकर अलग यशगान कर रहा है, ये अपने झंडा लेकर अलग यशगान कर रहा है, ये झंडा लेकर अलग, मैंने सब कोई सब भारत मान लीजिए भारत ही है। और भारत में मैंने झंडा कब है, एक है जी सर जी। जिसपे मर मिटने के लिए सबको तैयार होता है कि नहीं। हाँ अगर भारत में मान लीजिए बिहार का झंडा अलग कर दिया जाए, यूपी का झंडा अलग कर दिया जाए, माने हर एक राज्य का झंडा अलग अलग कर दिया जाए, अगर बिहार में कोई समस्या आएगा तो दूसर को उस राज्य में आएगा नहीं, कहेगा वो झंडा के अपने झंडा के लिए मर रहा है। लेकिन हम लोग भारत में वो झंडा बनाया गया, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो उस पर हिंदू भी मर मिटने के लिए तैयार होता है, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई, माने हर धर्म के लोग उससे मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो नेपोलियन साहब ने ये कहा है कि आप लोग सबसे पहले अगर किसी भी देश को जीतना है तो क्या कीजिए, एक झंडा बनाइए अपने देश के भीतर, एक ही झंडा बनाइए, तब तो आप लोगों को जितना संभव हो पाएगा। ऐसा ही बात है कि ना। हाँ सर जी। माना हाई एगो देश हो गया, हाई एगो झंडा लेकर अलग घूम रहा है, एक झंडा अलग है, हर एक राज्य का अलग अलग झंडा है, तो कब जीत पाएगा लोग, अपने में मतभेद नहीं है। तो ऐसा ऐसा करके बहुत सारे देश जो है, देश को एक और मैंने झंडा बनवाया। अब जब ये वो झंडा बन गया तो उसमें सब कोई का था झंडा है, उसमें मरेंगे मिटेंगे, अपने झंडा के मैंने नाम पर क्या करेंगे, मर मिट जाएंगे। अब पहले मान लीजिए हमें 25 से 30 गो झंडा था, अब हो गया ये गो झंडा। अब कोई अगर मान लीजिए अभी सब कोई मिल करके कमरे झंडे के लिए मरेगा, इसी झंडे के लिए ना मरेगा। कोई भी अगर घटना होता है तो सब कहेगा कि यह मेरा झंडा है, हम इस पे मरेंगे मिटेंगे। अब बाहर से मान लीजिए कोई देश अगर आक्रमण करता है तो अब क्या हो जाएगा, ये लोग भारी पड़ेगा कि नहीं, हाँ सर जी। निश्चित तो भारी पड़ेगा। उसी प्रकार नेपोलियन ने यह सबसे पहला काम किए, एकता बनवाने के लिए वो एकीकरण किए। जी सर जी। समझ में आया। अच्छा, उसके बाद कर को हटवाए, मतलब ऐसे बहुत ऐसे ऐसे काम किए ताकि माने हर जनता को उसमें भलाई हो। समझ में आ रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर भी भूत सवार हो गया। अब जैसे जो मैंने कुछ देश को मैंने छोटा छोटा देश जो था उस पर आक्रमण किया। हाँ, नेपोलियन साहब जो है वो छोटे छोटे देशों को अपने कब्जा में किए। हाँ समझ में आया। और उसको मैंने जिस प्रकार भी मैंने सुधारना था उस प्रकार सुधारे, और जितना कर उड़ था उसको हटाए। अब छोटे छोटे राज्य के बाद चले जाते हैं किसके पास, ऑस्ट्रिया के पास। हाँ, ऑस्ट्रिया के पास जाते हैं, जो कि सबसे ताकतवर देश वही था। यस सर जी। यूरोप में जो यूरोप महादेश है, इसमें सबसे ताकतवर देश कौन था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश था, जो कि समझिए कि उस देश में सबसे ताकतवर देश था।
अब इसके पास भी गया, आक्रमण किए। तो वो तो बहुत शक्तिशाली देश था, यहाँ से इसका हार हुआ। किन का? नेपोलियन का। नेपोलियन का हार हो जाता है। और जैसे हार हुआ नेपोलियन का, जैसे हार हुआ